हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। आरटीजी सीरीज के रास्ते पे अकाउंट्स का टाइम हो गया है। डे 5 आरटीजी सीरीज का वीडियो नंबर 1 इस दिन की, जो आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए रिसीव कर रहे हैं। चैप्टर जो हम चालू कर रहे हैं वो है लेजर, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला था जर्नल के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, क्योंकि जर्नल का कॉन्सेप्ट पिछली 2 वीडियोस में हमने खत्म किया। क्वेश्चंस हम नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं था। इस वीडियो में बहुत टाइम है यार, लेजर को इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। तो पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लेजर पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन मैं आपकी बुक से ही उठा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर है ये एक, पेज नंबर 8.56 पे ढूंढ लेना इलस्ट्रेशन नंबर 19। एक एक करके इलस्ट्रेशन की ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई जो हम क्वेश्चन जो भी हम ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं उसमें जीएसटी लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है फिर मैं आपको बताऊंगा कितना लगेगा, कहां लगेगा। क्वेश्चन में नीचे फुटनोट लिखा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच लगेंगे कोई भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे, और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे आईजीएसटी लगेगा 18%। चलो, तो ये तो हमें वैसे भी पता था, इसने बस परसेंटेज बताई है। ओके जी, तो पहली ट्रांजैक्शन में पढ़ रहे हैं। स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग 10,000 इन कैश, 5 लाख इन चेक एंड अ बिल्डिंग वैल्यूड एट 5 लाख। ओके, तो क्या क्या आया बिजनेस में भाई? एक चेक आया, मतलब बैंक अकाउंट आया, एक कैश आया और एक बिल्डिंग आई। तीनों मिला के बिजनेस में आया। तीनों से बिजनेस की बनी कैपिटल। क्या इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगना चाहिए? नहीं, क्योंकि ना ही कोई सेल है ना ही कोई परचेज है, बस बिजनेस में चीजें आई हैं। उस हिसाब से इसकी एंट्री में कहीं जीएसटी नहीं आएगा, तो हम लिख के भी नहीं देखेंगे, लेकिन डिस्कस करेंगे ओरली। एंट्री क्या आनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये तीनों चीजें एसेट हैं और तीनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं बिजनेस में। टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो टू कैपिटल 10,000, 5 लाख, 5 लाख और टोटल अमाउंट मतलब 10,10,000 रुपए एज अ कैपिटल आया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम डी लाल कानपुर फॉर 2 लाख आउट ऑफ विच चेक वॉज इश्यूड फॉर 60,000। ठीक है, डी लाल कौन है भाई? डी लाल कानपुर से, इनसे हमने सामान खरीदा। ठीक है, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। ये तो ये तब पता चलेगा जब हमें ये पता हो कि भाई जो जिस बंदे के हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो कहाँ का है। तो जिस बंदे के हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो आशुतोष, और वो कलकत्ता के हैं। तो क्योंकि वो कलकत्ता के हैं और सामान खरीदा जा रहा है कानपुर से, कानपुर इज इन उत्तर प्रदेश, कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल, तो मतलब 2 अलग अलग स्टेट्स, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, आईजीएसटी लगेगा। सामान परचेज हो रहा है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 19 सेकेंड पार्ट का परचेजेस अकाउंट होना चाहिए डेबिट, परचेजेस अकाउंट होना चाहिए डेबिट, और आईजीएसटी लगना चाहिए, आईजीएसटी अकाउंट भी होना चाहिए डेबिट। टू क्या है? कौन था भाई वो आदमी? कौन था? डी लाल जी थे। डी लाल जी, डी डॉट लाल अकाउंट। लेकिन उसने लिखा है कि जितनी 2 लाख की जो परचेज है उसमें से 60,000 हमने चेक से पेमेंट करी है, चेक दिया है, तो टू बैंक अकाउंट भी हमारा कम हो जाएगा, इसलिए टू बैंक अकाउंट भी आएगा। अकाउंटिंग चैप्टर लेजर थोड़ा लाइट लगा मेरे को, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो परचेजेस सब कितने की परचेज करी उसने? 2 लाख की परचेज करी, 2 लाख। आईजीएसटी का परसेंटेज कितना है? 18%, तो 2 लाख का 18%। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं जरा वो निकाल लेता हूं। हाँ, 2 लाख का 18% आता है 36,000। तुम लोग को कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ठीक है? मैं यूज कर सकता हूं, मैं बड़ा हूं, तुम लोग नहीं यूज करोगे, तुम लोग को कैलकुलेशन हाथ से ही करनी है। तो आता है 36,000। तो टोटल अमाउंट जो उसको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 2,36,000। अब इस 2,36,000 में से उसने क्या बोला? 60,000 तो दिए थ्रू चेक, तो बैंक अकाउंट में से जो माइनस होगा वो होगा 60,000। और
अब डी लाल को और कितने देने हैं भाई? 2,36,000 देने थे, 60,000 दे दिए, तो और कितने देंगे अभी? 1,76,000, 1,76,000। तो 1,76,000 रुपीज कैसे निकाला भाई? इन दोनों को ऐड करके इसमें इसको माइनस कर दिया। बैलेंस करने के लिए हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, क्योंकि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो इस वजह से हमारी एक ट्रांजैक्शन बनी। नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम डी लाल कानपुर, बस इतना लिख दोगे, वरना इनपुट पेइंग इनपुट जीएसटी एट द रेट 18%, इशूड चेक ऑफ 60,000। चाहे तो पूरी ट्रांजैक्शन एज इट इज लिख दो, चाहे सिर्फ थोड़ा सा लिख दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखा हुआ कुछ होना चाहिए। अगर नहीं लिखा होगा तो नंबर कट सकते हैं, लिखा हुआ होगा तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ भाई ऐसा है, नहीं लिखा हुआ होगा तो नंबर कटेंगे, लिखा हुआ होगा नरेशन तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। थर्ड है सेल्स सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रमेश कलकत्ता फॉर 1,60,000। चलो भाई सेल्स है तो इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी? आउटपुट जीएसटी। यहाँ परचेज थी इसलिए इनपुट जीएसटी। अच्छा हमने इनपुट वगैरह तो कुछ लिखा ही नहीं, तो चलो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आईजीएसटी अकाउंट की जगह लिखा जाएगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। और सेल हो रही है तो इनपुट तो आएगा नहीं, अब आएगा आउटपुट आईजीएसटी। कलकत्ता के रमेश को सेल की जा रही है और हम आशुतोष हैं, हम भी कलकत्ता के ही हैं, तो दोनों कलकत्ता मतलब इंट्रास्टेट मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होगा। कैश या बैंक की कोई बात नहीं हो रही, तो मतलब उधारी पे सामान बेचा है। जब उधारी पे सामान बेचा जाता है तो हमारी एंट्री क्या होती है? रमेश, क्योंकि वो हमारा क्या है? डेटर। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना बोला था? 9%। सेल कितनी हुई है? 1,60,000। तो 1,60,000 की हो गई सेल, और आउटपुट जीएसटी इसमें 9% कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,60,000 पे इंटू 9% आता है 14,400। 14,400 टोटल वैल्यू कितनी हो गई जी? टोटल वैल्यू हो गई 1,88,800। हाँ यार बुक खुली हुई है तो बुक में से ही देख लेते हैं ना, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना है, एग्जाम में करेंगे, टाइम लगाएंगे इस चीज पे, अभी मौका है तो देख लेते हैं। 1,88,800 ये एंट्री हुई, फिर इसके आगे ऐसी नरेशन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है पेड रुपीज इतना टू डी लाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट ड्यू टू हिम। डी लाल को कितना पैसा देना था? डी लाल को 1,76,000 देना था, और हम दे कितना रहे हैं? 1,74,000। आगे लिखा है इन फुल सेटलमेंट। तो ये मैंने आपको समझाया था कि जब इन फुल सेटलमेंट लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि अब हमें उसे और कोई पैसा नहीं देना। सबसे पहले तो ये बताओ क्या इस एंट्री में जीएसटी इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ना ही कोई सेल हो रही है ना कोई परचेज हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे नहीं, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। डी लाल हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं तो मतलब क्रेडिटर कम हो रहा है तो होगा डेबिट। तो डी लाल को उठा के हमने कर दिया डेबिट। जब डी लाल को हमने उठा के कर दिया डेबिट तो सब तो कहाँ गया? हाँ, जब डी लाल को उठा के हमने कर दिया डेबिट तो क्रेडिट क्या होगा? टू बैंक, क्योंकि बैंक में से पैसा जा रहा है, और क्योंकि हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट हमेशा या तो कैश के साथ रहता है या बैंक के साथ रहता है। डिस्काउंट में आएगा 2,000 रुपए, बैंक में जाएगा 1,74,000 जो बैंक में से निकल रहा है, और डी लाल के डेबिट में लिखा जाएगा 1,76,000। तो ये एंट्री होगी डी लाल को पैसे देने की। नेक्स्ट है रिसीव्ड 1,84,800 बाय चेक फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट। तो रमेश जिससे हमें पैसे लेने थे उसने भी पैसे दे दिए हैं, लेकिन 1,88,800 की जगह उसने 1,84,800 दिए हैं, मतलब उसने 4,000 रुपए कम दिए हैं, और हम फुल सेटलमेंट लिखा तो हम मान गए हैं कि चल भाई 4,000 तू मत दियो। इस केस में हमने डिस्काउंट अलाउ किया है और बैंक में पैसा आया है, बाय चेक लिखा है ना, हाँ, और बैंक में पैसा आया है तो हम क्या मानेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश 1,84,800, 4,000 और 1,88,800।
नेक्स्ट एंट्री है न्यू मशीन ऑफ ₹2,40,000 वो परचेज फ्रॉम मशीन टूल्स लिमिटेड दिल्ली। ओहो, मशीन टूल्स लिमिटेड दिल्ली मतलब हमें कलकत्ता के, वो है दिल्ली का, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब IGST लगेगा। और क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो इनपुट GST लगेगा। इनपुट IGST अकाउंट अब खोलेगा, पर अभी आगे बच रही है ट्रांजेक्शन, जरा वो भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है इसमें? इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीनरी वैल्यूड एट 50,000 he gave a check of 1 lakh from his saving account and balance from his firm's account। ठीक है जी। तो क्या लिखा है कि भाई 2,40,000 की उसने मशीनरी खरीदी, बहुत सही, जिसमें से 50,000 तो पुरानी मशीन जो थी हमने वो उसे वापस करी है, और 1 लाख रुपए का चेक दिया है, बैलेंस फर्म के अकाउंट में से दिया। तो 1 लाख का चेक अपने अकाउंट में से दिया है और बैलेंस अमाउंट फर्म के अकाउंट में से दिया है। तो जो 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में से दिया है, तो क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो हम इसे मानेंगे कि जो हमारा कौन है, आशुतोष जी। तो जी ये जो आशुतोष जी हैं, इन्होंने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। तो मतलब ये जो 1 लाख रुपए गए हैं, ये इनकी कैपिटल में से गए हैं। बैंक इसमें नहीं आएगा अभी पिक्चर में। फॉर दिस 1 लाख का अमाउंट कैपिटल आएगी। देखो पहले ट्रांजैक्शन को मैं यहां लिख के दिखाता हूं। 2,40,000 की मशीनरी खरीदी थी, जिसमें से 50,000 तो हमने ओल्ड मशीनरी वापस कर दी। 1 लाख रुपए उसने अपने सेविंग्स अकाउंट में से दिए। अब मेरे को बताओ, बिजनेस स्टडीज में हमने पढ़ा है, कल ही पढ़ा है शायद, जब बिजनेस स्टडीज का चैप्टर वो हुआ है, बिजनेस स्टडीज का डे 4 में पढ़ा था हमने कि सेविंग्स अकाउंट एक उसका होता है, हाउस होल्ड का होता है। मतलब ये सेविंग अकाउंट जो है वो ओनर का, ये जो हमारा आशुतोष है उसका पर्सनल अकाउंट है, और ओनर का इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। तो ओनर का लगाया हुआ पैसा आप फर्म का पैसा नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए उसकी सेविंग्स में से गया है, और बाकी का कितना बच गया? 1.5 लाख चला गया, तो बाकी का कितना बचा? 90,000। 90,000 रुपए, 90,000 बैलेंस लिख देते हैं। चलो अभी 90,000 नहीं लिखते हैं, बैलेंस जो भी अमाउंट है वो फर्म के बैंक में से गया है। तो ये चीज तो चलो क्लियर है कि बैंक अकाउंट ही हमको माइनस करना पड़ेगा। ओके जी। तो जो ये जो 1 लाख है, सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट समझो। इसकी ट्रीटमेंट हम ये मानेंगे कि जो आशुतोष जी हैं उसने क्योंकि अपनी जेब से पैसा दिया है, बैंक में फर्म में से नहीं निकाला, तो हम ये मानेंगे कि ये जो 1 लाख रुपए दिए गए हैं, ये उसने कैपिटल में से दिया है। ये उसने कैपिटल में से दिया है, मतलब ये उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करके फिर पेमेंट करी गई है। तो फिलहाल अभी हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, मैं सीधा सीधा समझाता हूं कि इन्होंने कैपिटल पैसा निकाल के दिया है इंस्टेड ऑफ बैंक में से पैसा निकाल के देना। एंट्री इसकी अगर हम करें तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट फॉर, खैर पॉइंट नंबर कौन सा है, ये 6th है। तो 6th पॉइंट पे जब हम चल रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है और मशीनरी एक एसेट है। मशीनरी अकाउंट होगा डेबिट। उसके साथ साथ क्या वो होगा, 2,40,000 की मशीनरी परचेज करी है। इनपुट IGST होता है हमारा डेबिट, तो इनपुट IGST अकाउंट भी होगा डेबिट। और क्रेडिट क्या हम करेंगे, जिस कंपनी से हमने सामान लिया है, जैसे मशीन टूल्स लिमिटेड, मशीन टूल्स अकाउंट, इस कंपनी से हमने सामान लिया है। क्या सामान लिया है? मशीनरी ली है, तो उसकी एंट्री कुछ ऐसी हो गई। ओके, अमाउंट लिखते हैं, मशीन कितने की लिए? 2,40,000 की। IGST इस पे 18% निकालेंगे तो आएगा 2,40,000 इंटू 18% इज इक्वल टू 43,200। इस पे टैक्स बैठा, IGST बैठा, और इतना अमाउंट हमें किसको देना है? 2,83,200 अमाउंट अब हमको देना है मशीन टूल वाले को। अब इस मशीन टूल वाले को हमने पेमेंट कैसे करी है जरा वो देख लेते हैं अगली एंट्री में। मशीन टूल अकाउंट डेबिट अगली एंट्री है, ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, ये एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2।
मशीन टूल अकाउंट वाले को हमने कैसे पेमेंट करी है, एक तो हमने पुरानी मशीनरी दी है तो हम टू मशीनरी अकाउंट लिख देंगे, ब्रैकेट में चाहो तो ओल्ड लिख सकते हो। दूसरा हमने क्या दिया है, उसको कैपिटल में से 1,00,000 रुपए दिया है तो कैपिटल अकाउंट। तीसरा हमने उसको बैंक में से पेमेंट करी है, बराबर। और क्योंकि पुरानी मशीनरी गई है, एक तरीके की सेल हुई है, तो इसमें जब अच्छा सुनो, जब ये मशीनरी हमने खरीदी होगी तब हमने आईजीएसटी दिया होगा। जब हमने मशीनरी खरीदी होगी तो हमने आईजीएसटी दिया होगा। अब जब हम इस मशीनरी को बेच रहे हैं, एक्सचेंज करवा रहे हैं, तो अब हम आईजीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो उसी की वजह से टू इनपुट आईजीएसटी अब होगा क्रेडिट। ये वो केस है, ध्यान से सुनना, इक्वेशन मैंने क्यों दिया, सॉरी इनपुट कह रहा हूं, आउटपुट। ये वो केस है जहां पे सेल या परचेज गुड्स की नहीं बल्कि एक एसेट की हो रही है। इससे पहले ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल भी नहीं कराया था शायद। तो मशीन टूल की अमाउंट कितनी बनती थी, 2,83,200, जिसमें से पुरानी मशीनरी कितने की गई है, 50,000 की पुरानी मशीनरी गई है। 1,00,000 रुपए कैपिटल में से गया है। ओके, आउटपुट जीएसटी कितना बनता है, जरा हम आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटपुट जीएसटी निकलेगा किस पे, पुरानी वाली मशीनरी पे ही निकलेगा ना आउटपुट जीएसटी। तो 9% ऑफ 50,000 इज 18% ऑफ 50,000 इज 9,000। तो आउटपुट जीएसटी हमारा 9,000 और बाकी बची हुई अमाउंट, क्योंकि बैलेंस उसने बोला है और इसलिए मैंने पहले वहां पे 90,000 लिखा था लेकिन काट दिया, क्योंकि मेरे को पता है जीएसटी भी इसमें इंक्लूडेड होगा इसलिए। तो जो अब अमाउंट हमारे पास है वो है 1,24,200। इसी वजह से अब अब ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। इसी वजह से हमारा बैंक अकाउंट वहां पे बैलेंस उस हिसाब से तो 90,000 आ रहा था, लेकिन इस हिसाब से 90,000 नहीं था, ज्यादा था। तो ये एंट्री थी बस, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं करवाने लायक, बाकी तो हम सारा कुछ कर ही चुके हैं। परचेज मशीनरी अगर परचेज की होगी तो ऐसा ही केस है, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट द ईयर एंड। क्या ये सेल परचेज कुछ हो रही है, नहीं, तो क्या डेप्रिसिएशन वाली एंट्री पे जीएसटी लगेगा, नहीं। इशूड अ चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट टू फर्म्स ने, मतलब कैश लाया है, बैंक लाया है, तो वो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि कोई सेल परचेज नहीं है। पेड ₹5,000 एज इनकम टैक्स, ये अच्छी एंट्री है। पेड ₹5,000 एज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसका होता है, फर्म का होता है, नहीं, फर्म का कॉर्पोरेट टैक्स होता है। इनकम टैक्स होता है फर्म ओनर का, जो उसको अपनी जेब से देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आशुतोष ने वो इनकम टैक्स अपनी जेब से ना देने की बजाय फर्म में से पैसे निकाल के दिए हैं, तो ये हम इसकी ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे और 5,000 की ड्राइंग्स की एंट्री करेंगे। ड्राइंग्स की एंट्री अगर ड्राइंग्स गुड्स की हुई होती है तो जीएसटी इन्वॉल्व होता है, लेकिन क्योंकि ये ड्राइंग्स पैसों की है, 5,000 रुपए निकाले हैं उसने इनकम टैक्स के लिए, इसलिए इसमें जीएसटी इन्वॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री है अमाउंट इतना डिपॉजिटेड इन बैंक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, रिटर्न डिसऑनर्ड। चलो, डिसऑनर ऑफ चेक की बात हो रही है, वो अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगले चैप्टर जब हम आगे करेंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल, डिसऑनर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब हम चैप्टर करेंगे तब उसमें डिटेल से करेंगे। हालांकि इसमें भी कोई सेल परचेज नहीं है, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीएसटी वाली जो भी एंट्री थी इस क्वेश्चन की मैंने आपको यहाँ करा दी है। इसी के ही साथ हमारा जर्नल विद जीएसटी होता है खत्म। लास्ट टॉपिक एक है ओपनिंग एंट्री का केस, कि जर्नल में आप ओपनिंग एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे। ओपनिंग एंट्री क्या होती है कि जब भी कोई बिजनेस चालू हुआ होता है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा बिजनेस चल रहा था और बंदे ने उस बिजनेस को खरीद लिया, तो उस बिजनेस में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज थे वो सारे के सारे अब आपके बिजनेस में आ गए। अब क्योंकि उसने वो बिजनेस खरीद लिया तो उसकी जो अकाउंट बुक्स हैं उसमें चेंज होगा, और जितनी नई एसेट्स और लायबिलिटीज धंधे में जो बिजनेस खरीदा उसमें से आई हैं वो भी अब आपकी बुक्स में शो होंगी। तो उसको शो करने की क्या एंट्री होती है, देखो, जिस भी बिजनेस को खरीदा गया है या जिस भी बिजनेस की बात चल रही है उस बिजनेस में क्या नाम है, बैलेंस शीट बनी होगी। उस बिजनेस को बेचते वक्त बिजनेस ओनर ने बैलेंस शीट बनाई होगी और यही बैलेंस शीट की अब आपको पोस्टिंग करनी है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि हर ईयर के एंड में, हमारा ईयर कब से चालू होता है कॉमर्स वालों का, 31 मार्च से
सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 31 मार्च को हर बिजनेसमैन अपनी एक बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल्स लिखी हुई होती हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज कैपिटल, जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी वो सेटिस्फाई होती है। तो जब अगले फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल आएगा तो उसको करनी पड़ेगी ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री मतलब कि पिछले साल के जितने भी बैलेंसेस थे, जितने भी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंसेस थे, वो अगले साल पे उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो उसकी एक स्पेशल एंट्री पास होती है। क्या एंट्री होती है कि सारे एसेट्स डेबिट होते हैं और सारी लायबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट होती है। तो सारे एसेट्स को ऐसे करके डेबिट कर देना है और सारी लायबिलिटीज और एसेट्स को, लायबिलिटीज और कैपिटल को ऐसे करके क्रेडिट कर देना है। दोनों की अमाउंट हमेशा इक्वल आएगी, बिकॉज अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बाई चांस अगर इक्वल ना आए, अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना आए, तो जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी हुई होगी। क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी हुई होगी अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है। तो डेबिट मतलब एसेट्स और क्रेडिट मतलब लायबिलिटीज इक्वल नहीं है, तो कैपिटल भी नहीं दी होगी। तो जितना भी बैलेंस आ रहा होगा वो आप कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। मतलब क्या है कि एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो जितने भी एसेट्स ज्यादा है उनको कैपिटल के तौर पे आप एंट्री में टू कैपिटल लिख के बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 176 निकाली थी। तो इसी के साथ आपका जर्नल विद जीएसटी होता है खत्म। हम अगले चैप्टर पे पढ़ते हैं जिसका नाम है लेजर। अब लेजर का सुनो खेल क्या रहता है। ये जो भी जर्नल एंट्री करी है इसमें कुछ ना कुछ अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड थे। जैसे इस एंट्री में देखो परचेज अकाउंट था, इनपुट अकाउंट था, टू डी लाल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, फिर रमेश का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट, आउटपुट जीएसटी का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट, मशीन टूल्स का अकाउंट। तो ये शब्द हमने अकाउंट 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 हर आगे क्यों लिखा। तो अब हम अकाउंट बनाना सीखेंगे। लेजर इज नथिंग बट अकाउंट। कैसे बनता है इसका फॉर्मेट देखो, क्योंकि मैं इन एंट्रीज का अभी हेल्प लेने वाला हूं इसलिए मैं इनको मिटा नहीं रहा हूं। यहां देख लो तब तक के लिए फॉर्मेट कैसा होता है। हाँ, ऐसा होता है एक अकाउंट। यहां पे होती है डेट, यहां पे होती है पर्टिकुलर्स। ये भी 2 मिनट के लिए खाली छोड़ो, अभी बताता हूं यहां पे क्या होता है। और यहां होती है अमाउंट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। और ये यहां पे अकाउंट क्या नाम है, सबसे पहले परचेजेस अकाउंट लिख देते हैं। चलो, परचेजेस अकाउंट। ये जो कॉलम मैंने खाली छुड़वाए हैं यहां पे लिखा जाता है जर्नल फोलियो। जैसे जर्नल का फॉर्मेट बनाते वक्त मैंने पहली वीडियो में आपको लेजर फोलियो का कॉलम बनवाया था और बोला था कि ये कॉलम हमेशा खाली रहेगा। ऐसे ही यहां पे जर्नल फोलियो जेएफ का, उधर एलएफ था, इधर जेएफ का एक कॉलम बनता है और ये भी कॉलम हमेशा खाली रहता है। फर्क इतना है कि उधर हमें लेजर फोलियो का कॉलम बनाना ही पड़ता है। जर्नल में हमेशा लेजर फोलियो का कॉलम बनेगा ही, ऑल्दो खाली रहे, पता है हमें खाली रहेगा फिर भी बनेगा। लेकिन अकाउंट बनाते वक्त आप इसको स्किप कर सकते हो। आप अगर ये जर्नल फोलियो का कॉलम ना भी बनाओ तो भी चलता है। बस इतना ही डिफरेंस है। अब देखो लेजर में कैसे पोस्टिंग होगी, ये हो गया अकाउंट। अब लेजर में कैसे पोस्टिंग होगी। एक तो आपका लेजर बनने से पहले पूरा जर्नल होना चाहिए तैयार, तभी आप लेजर बना पाओगे। अब जैसे हमने परचेजेस अकाउंट बनाने की तैयारी करी है, परचेजेस अकाउंट बनाने का तय किया है, तो हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट की जितनी भी एंट्री होंगी पूरे जर्नल में उन सारी एंट्री को पकड़ेंगे, मतलब उठाएंगे, देखेंगे। सबसे पहले जो हमने लिखी है सिर्फ इन्हीं 3 एंट्री की बात करते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख, ये एंट्री हमारी लिखी हुई है जिसमें परचेजेस अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड
हम एंट्री को पोस्ट करेंगे। इतना क्लियर हुआ। परचेजेज अकाउंट डेबिट लिखा है तो परचेजेज अकाउंट में डेबिट साइड हम एंट्री को पोस्ट करेंगे, हम एंट्री को पोस्ट करेंगे। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री है ना, थोड़ी इजी एंट्री लेते हैं, इजी सी एंट्री लेते हैं। इजी एंट्री ये है कि हम थोड़ा सा इसी को ही चेंज करते हैं। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कौन है ये, डी लाल, अकाउंट 2 लाख 2 लाख। चलो ये एंट्री ले लेते हैं। आएंगे इसको भी सिखाऊंगा पर ये अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी वो सिंपल है। परचेजेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, हमें डेबिट साइड पोस्ट करना है। 2 लाख की अमाउंट है, 2 लाख की अमाउंट ही हमें लिखनी है, तो यहां मैंने लिख दिया 2 लाख। ओके, डेट कुछ है नहीं तो मैंने डैश लगा दिया। पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या लिखा जाएगा, पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखा जाएगा 2। मतलब जो भी लेटर आप बना रहे हो उसमें पहले तो ये देखो कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। हमें पता चल गया इसमें डेबिट हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा था उसके नाम के आगे 2 लगाएंगे और उसको पोस्ट कर देंगे। उसके नाम के आगे 2 लगाएंगे और उसको पोस्ट कर देंगे, बरोबर। अब एक और एंट्री लेते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। कि जो बिजनेसमैन है या बिजनेस ओनर है, जो बिजनेस ओनर है वो कुछ गुड्स अपने साथ घर ले गया। अब क्योंकि वो गुड्स घर ले गया तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। यहां पे पहले ये देखो कि परचेजेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। 2 परचेजेज अकाउंट लिखा है तो मतलब ये क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड एंट्री नोट डाउन करेंगे। कितने से हो रहा है, 2000 से, तो हमने यहां लिख दिया अमाउंट 2000। डेट हमको मालूम नहीं है। पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे परचेजेज अकाउंट बना रहे थे तो डीलाल का अकाउंट लिखा था, का नाम लिखा था, ऐसे ही अगर यहाँ पे परचेजेज अकाउंट बना रहे हैं तो ड्रॉइंग्स का नाम लिखा जाएगा। सिंपल है। लेकिन ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखने से पहले आप एक शब्द जोड़ेंगे बाय, तो यहां पे लिखा जाएगा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 2000। जैसे जर्नल में क्रेडिट वाली टर्म्स के आगे 2 और नरेशन में पहला शब्द बीइंग लिखना रूल है, जरूरी है, ऐसे ही अकाउंट में, सिर्फ परचेज नहीं, किसी भी अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट होने वाली आइटम्स के सामने 2 और क्रेडिट साइड पोस्ट होने वाली आइटम्स के सामने बाय लिखना रूल है, जरूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो नंबर कट सकते हैं, लिखेंगे तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं लिखेंगे तो कट सकते हैं। तो इसी बात को नंबर ना कटवाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे। अब ऐसे ही हम एक एक एंट्री उठाते जाएंगे और जिस भी तरीके से वो एंट्री चली होगी उसके हिसाब से लेजर बनाएंगे। मैंने आपको तरीका सिखा दिया। पहला स्टेप, रिवाइज करो स्टेप्स मेरे साथ। पहला स्टेप कि आप ये देखोगे कि डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड एंट्री लिखोगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड एंट्री लिखोगे। दूसरा स्टेप अमाउंट चेक करोगे। तीसरा स्टेप डेट चेक करोगे। चौथा स्टेप अकाउंट चेक करोगे कि कौन से अकाउंट ने उसको डेबिट किया है या कौन से अकाउंट ने उसको क्रेडिट किया है। ये चीज यहां से क्लियर हुई, ये चीज यहां से क्लियर हुई। 2 एंट्रीज हमने देखी और दोनों को ही मैंने आपके सामने पोस्ट करना सिखाया। अब थोड़ा सा और एक लेवल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक लेवल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते साथ ही हम एक चीज देखेंगे, एक चीज हम ये देखेंगे। अब हम आएंगे कंपाउंड एंट्रीज पे। यहाँ ये वो एंट्रीज थी जहां पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व थे, ये वो है जहां पे 4 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो कोई ऐसी भी एंट्री होगी जिसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? हाँ होती है, चलो देखते हैं। मैं इन एग्जाम्पल वाली एंट्रीज को मिटा रहा हूं और मैं एक एंट्री लिख रहा हूं परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस के साथ हम डेबिट करते हैं जीएसटी। तो जीएसटी क्योंकि परचेजेस है तो इनपुट जीएसटी कौन सा रखें, सीजीएसटी आईजीएसटी रखते हैं। चलो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एक एंट्री बन गई। बैंक अकाउंट में 2 लाख आ गया मान लो, इनपुट आईजीएसटी में 5000 और इधर 1,95,000। या चलो थोड़ा और इजी करते हैं, इजी पीजी करते हैं।
75,000, 25,000 एंड 1 लाख। ओके, कूल कूल। चलो अब मेरे को ये बताओ कि इस एंट्री में सबसे पहले हमने देखा स्टेप नंबर 1, परचेजेस डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है। एंड टाइम मैं दे देता हूं, चलो 7 जून 2019। ओके, फिर डेबिट हो रहा है तो अमाउंट क्या है 75,000, तो हम लिख देते हैं डेबिट में अमाउंट 75,000। फिर डेट चेक करेंगे स्टेप नंबर 3, तो डेट हमें दी हुई है 7.6.19 और हम लिखेंगे क्या, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बहुत ज्यादा क्लियर। कंफ्यूज हमें इस बात से नहीं होना है कि बैंक अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है लेकिन हमने से 75,000 लिखा है, क्योंकि हमारा अकाउंट जो है परचेज अकाउंट वो सिर्फ 75,000 से ही डेबिट हो रहा है, इसलिए हम डेबिट में से 75,000 ही लिखेंगे, क्योंकि बचा हुआ 25,000 तो आईजीएसटी अकाउंट का है जो हमने बैंक में से दिया है। बैंक में से सिर्फ परचेजेस के लिए कितने अमाउंट गई है 75,000। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये कंपाउंड एंट्री है। हमने 2 अकाउंट्स की एंट्री देखी, 3 अकाउंट्स की एंट्री देखी। 3 अकाउंट में एक और तरीका होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज कर रहे हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,25,000, 1,20,000 एंड 5,000। तो बताओ अब एंट्री कैसे पोस्ट करोगे। तो अब सुनो मेरी बात, इसमें है थोड़ा सा चेंज। डेट यही चलो ऊपर वाली है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में लिखी जाएगी। डेट हमारी 7.6.19। अमाउंट कैसे लिखोगे, अब तुम 1,25,000 एक साथ नहीं लिख सकते। द रीजन बीइंग वो 1,25,000 अभी 2 जगह पे बटा हुआ है। यहाँ पे जो 75,000 था वो सारा का सारा बैंक से आ रहा था, पिछली वाली एंट्रीज में भी 75,000 सारा का सारा एक ही जगह से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1,25,000 2 अलग अलग जगह से आ रहा है, इसलिए आप डायरेक्ट 1,25,000 नहीं लिख सकते। तो आप कितना लिखोगे ये बात कैसे डिसाइड होगी, ये बात डिसाइड होगी क्रेडिट को देख के, सॉरी डेबिट को देख के। क्या डेबिट में कोई और अकाउंट भी है जो डेबिट हो रहा है, जी नहीं, तो मतलब सारा का सारा अमाउंट परचेज अकाउंट का ये तो पता चल गया, लेकिन कैसे ब्रेकअप हुआ है। एंट्री में लिखा है कि 1,20,000 बैंक से है और 5,000 डिस्काउंट अलाउड से है, तो हम यही चीज लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 1,20,000 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5,000। ऐसे ही हम लिखेंगे अपनी जर्नल क्या नाम लेजर में भी। समझ में आया। 2 अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 अकाउंट है तो ऊपर वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाले केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हम सेकेंड स्टेप अमाउंट लिखना वो हम पहले नहीं कर सकते जब तक हम पूरी एंट्री को अच्छे से एनालाइज ना कर लें, क्योंकि अब हमारी जो अमाउंट है वो 2 अलग अलग जगह से आ रही है, एक जगह से नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 75,000 सारा का सारा इसी जगह से आ रहा था, अब 1,25,000 सारा का सारा एक जगह से नहीं आ रहा है। इसी एंट्री को ध्यान में रखते हुए अब क्या हम ये 4 अकाउंट वाली एंट्री कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखो आईजीएसटी जो है ये 36,000 है, तो इस केस में व्हाट वी विल डू इज हम 60,000 और इसको मिलाकर कितना बनता है 2,36,000 और ये भी 2,36,000 है। अगर हमें ये एंट्री में पोस्ट करने को आपसे बोलूं कि ये वाली एंट्री पोस्ट करो, देखो इस वाली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं तो इस वाली एंट्री में सारा का सारा अमाउंट एक ही जगह से आ रहा है, नॉर्मल ट्रीटमेंट। इस वाली में भी मशीनरी का सारा एक ही जगह से आ रहा है, नो चेंज। अगर हम मशीन टूल अकाउंट बनाते हैं तो ये जो 4th केस हमने देखा इसकी तरह हो जाएगा कि इन दोनों के नाम आएंगे। इसका इनमें से किसी का अकाउंट बनाते हैं तो सारा का सारा एक ही जगह से अमाउंट आ रहा है, नो चेंज। इसका अकाउंट बनाते हैं तो ये सारे नाम आएंगे, ये हमने देख लिया। इस केस में कैसे होगा, जब 2 अलग अलग जगह से नाम आ रहे हैं और जब 2 अलग अलग जगह से ही हमारी अमाउंट्स भी आ रही हैं।
तो आप क्या करोगे, आप इस केस में परचेज अकाउंट को बेशक डेबिट करोगे, लेकिन ऑब्वियसली 2 लाख से ही डेबिट करोगे, बट द केसेस आप सबसे पहले इस 60,000 में से ये 36,000 को करोगे माइनस, क्योंकि टैक्स ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले निकाला जाएगा। उधारी का पैसा तो हम बाद में, सामान का पैसा तो हम बाद में ले सकते हैं, टैक्स का पैसा हम बाद में नहीं ले सकते। अगर कोई पैसा आया है तो सबसे पहले टैक्स उसके अगेंस्ट पे एडजस्ट होगा। तो दिस 60,000 जो हमने रिसीव किया, पहले इसमें से 36,000 को करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि ये 36,000 का हमारे इस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। और इसको माइनस करने के बाद हमारे सामने एक चीज आती है, वो ये कि बैंक में अभी कितना पैसा बच गया, 24,000 रुपीज बैंक में अभी बचा हुआ है आफ्टर माइनसिंग दिस टैक्स का अमाउंट। 24,000 इसका और 1,76,000 ये क्रेडिटर के अकाउंट का, मैं ये चेक कर रहा था कहीं ये डेटर ना हो, ये क्रेडिटर के अकाउंट का, ये इन दोनों अमाउंट को प्लस करके क्या हमारा ये परचेजेस वाली अमाउंट निकल गई। तो अब हम जब एंट्री कर रहे होंगे तो हम कैसे एंट्री करेंगे, डेट हमको पता नहीं, परचेज अकाउंट हो रहा है डेबिट, टू डीलाल अकाउंट 1,76,000 और टू बैंक अकाउंट 24,000। समझ में आया कि हमने इस 2 लाख का कुछ अमाउंट यहां से क्यों माइनस नहीं किया, या ये 36,000 का कैसे ट्रीटमेंट किया। सबसे पहले जितना भी पैसा आया हमने उसमें से टैक्स निकाला, हमने उसमें से टैक्स निकाल के अपनी जेब में रखा है। उसके बाद जो भी पैसा बचा वो लिखा है, और बचा हुआ पैसा क्रेडिटर के अकाउंट में लिखा है। तो ऐसे होगी इस वाली एंट्री की या 4 अकाउंट एंट्री की ट्रीटमेंट। विद दिस आपका लेजर भी यहीं पे ही ये वाला टॉपिक होता है लेजर का खत्म। नेक्स्ट टॉपिक जो लेजर का है वो है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज। पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज अभी हमने जर्नल में भी देखा, हम यहां भी देख रहे हैं पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज। जर्नल में मैंने क्या बताया था कि बैलेंस शीट में से एसेट को सारे को डेबिट कर दो, लायबिलिटी और कैपिटल को सबको क्रेडिट कर दो। यहाँ पे जर्नल एंट्री ऑलरेडी हुई होंगी, तो मतलब एसेट सारे डेबिट आपको मिलेंगे, लायबिलिटी और कैपिटल सारे क्रेडिट आपको मिलेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो अब आपका काम क्या है, बैलेंस शीट बनाना आपका काम नहीं है, अकाउंट बनाना आपका काम है। आप लेजर चैप्टर पढ़ रहे हो, बैलेंस शीट चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, तो अब आपको बनाना है अकाउंट। तो हाउ विल यू मेक द अकाउंट। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ओपनिंग एंट्री आपको दी हुई हो, मतलब सारे एसेट्स डेबिट है और सारी लायबिलिटीज और कैपिटल क्रेडिट है, उस केस में आप अकाउंट कैसे बनाओगे। तो मान लेते हैं एक एंट्री हुई है, मान लेते हैं एक एंट्री है, कौन सी एंट्री माने, एक एंट्री है, इसमें से ही देख लेता हूं मैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना 50,000। तो अभी ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे, आप लैंड बिल्डिंग अकाउंट बनाओगे, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट बनाओगे, और ऐसे ही कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त आप बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट नहीं लिख सकते, बाय बैलेंस इधर आएगा ना, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिख रहे। अब दो चीजें होती हैं, जब आपका ये वाला अकाउंट बन गया, ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं अकाउंट को बंद करो, हर साल के एंड पे अकाउंट बंद होता है, तो आप क्या करो, अकाउंट बंद करने के लिए आप ये दोनों अमाउंट कॉलम का टोटल निकालोगे। अब ऑब्वियसली बात है, ये टोटल ज्यादा आएगा, वो वाला टोटल कम आएगा, क्योंकि वहां से 2,000 है, यहाँ पे तो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जितना भी आपको ये वो वाला अकाउंट क्रेडिट साइड कम आ रही है, जितनी भी कम आ रही है, मान लो x कम आ रही है, यहाँ पे x की एंट्री होते ही ये दोनों कॉलम बराबर हो जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या है कि यहाँ पे x की एंट्री होते ही ये दोनों कॉलम बराबर हो जाएंगे। तो जब आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल ही आए तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन मतलब C/D कैरीड डाउन, और x अमाउंट लिख दोगे, दोनों साइड का टोटल करोगे, अब बराबर हो जाएंगी। और फिर ये जो कैरी डाउन है अगले साल ये इस साइड आके टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन बन जाएगा, B/D बन जाएगा विद X अमाउंट। समझ गए? टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ अकाउंट। लेजर को बंद करते वक्त आपको उसे बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंसिंग फिगर निकालो, कैरिड डाउन करो और फिर अगले साल उसको दूसरी साइड ले जाके ब्रॉट डाउन करो विद दैट बैलेंसिंग फिगर। विद दैट वेरी सेड आपका लेजर और जर्नल दोनों ही चैप्टर हो जाते हैं यहीं पे ही खत्म। एंड इसी के साथ ही हमारी वीडियो भी हो जाती है यहाँ पे खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको एक काम करना है कि ये वीडियो घर जाके दोबारा से देखनी है ताकि कोई भी छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने बताया वो दिमाग से निकल ना जाए। और दूसरा, चैनल को करना है सब्सक्राइब ताकि आपको आगे की ऐसी वीडियोस और आरटीजी सीरीज की बाकी वीडियोस मिलती रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।